नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। और आज के इम्पोर्टेंट आपका सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आपका वेव तरंग के बारे में पढ़ेंगे आपका, जो कि सारे एग्जाम्स, ठीक है, चाहे वो आपका एग्जाम्स हो, एक मिनट, हम लोग पढ़ेंगे आपका ध्वनि के बारे में, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग आपका पढ़ेंगे आपका ध्वनि के बारे में, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे आपका बीपीएससी का एग्जाम हो आपका, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, या आपका बिहार एसएससी का एग्जाम हो आपका, ठीक है। हर एग्जाम्स के लिए आपका एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्स पे इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए ध्वनि को पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग ध्वनि से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को पूछेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। जैसे आप यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ध्वनि के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं आपका, कुछ कुछ इसमें टर्म जो यूज होते हैं क्या होते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यूज को करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आरके ऑफिशियल 392 को, ठीक है। और इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके ऑफिशियल 392 सर्च करके टेलीग्राम में उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे आपका, ठीक है। वहां से इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं आपका, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड एमसीक्यूज को करेंगे आपका। तो चलिए सबसे पहले पहले ये आपका ध्वनि है, तो ठीक है, ध्वनि होता क्या है सबसे पहले समझिए। ध्वनि क्या आपका आपका ध्वनि आपका क्या आपका एक आपका एनर्जी का फॉर्म है आपका, ठीक है। एनर्जी का एक आपका रूप है आपका ध्वनि, ठीक है। ध्वनि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानून श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, ठीक है। ध्वनि क्या आपका बेसिकली ध्वनि आपका एक ऊर्जा का एक रूप है आपका। आप तरंगे पढ़े होंगे आपका, ठीक है। एक मिनट, आप तरंग पढ़े होंगे आपका, ठीक है, जिसको वेव बोलते हैं। वेव आपका दो तरह की होती है आपका, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है आपका नॉन मैकेनिकल। एक होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है अयांत्रिक तरंगे, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगे उन तरंगों को बोलते हैं जिसके लिए आपका मीडियम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपका मीडियम की आवश्यकता हो, तो इसको हम लोग जिस जिन तरंगों को संचरण करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है उसको यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। जिन तरंगों के संचरण के लिए आपका मीडियम की आवश्यकता नहीं होती उसको अयांत्रिक तरंगे बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका ध्वनि, ध्वनि क्या यांत्रिक तरंग है, क्योंकि ध्वनि को संचरण करने के लिए आपका मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे आपका ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होगी आपका, ठीक है। लेकिन आपका प्रकाश ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, प्रकाश। प्रकाश को चलने के लिए क्या होता है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश क्या होता है, बगैर मीडियम का चलता है, निर्वात में भी प्रकाश आपका चलता है। तो ये बेसिक चीज आपका ध्वनि के बारे में, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा संरचना का नियम, ऊर्जा को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं नहीं उसका नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल आपका फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ध्वनि भी आपका एक ऊर्जा का रूप है। कुछ टर्म इसमें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आपका ध्वनि के बारे में आपका, ठीक है। तरंग के बारे में हमने बता दिया आपका कि तरंग आपका दो तरह के होते हैं, एक यांत्रिक तरंग, ठीक है, और एक आपका अयांत्रिक तरंग। ध्वनि उसमें क्या आपका यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग उसको बोलते हैं जिसके लिए संचरण के लिए आपका मीडियम की आवश्यकता होती है। अब हम लोग टोटली हम लोग बेसिक आपका ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, आपका ध्वनि के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में इस जो आपका 10 या आपका 20-25 मिनट का जो लेक्चर है उसमें ध्वनि के सारे चीजों को, ध्वनि का प्रोडक्शन आपका रिपोर्ट, ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, ठीक है, इसका, उसके बाद ध्वनि का एप्लीकेशन क्या है, ध्वनि का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है आपका, इसके अलावा आपका ध्वनि का जो रेंज है, ठीक है, कि आपका 0 से 20, 20 से 20,000, इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ध्वनि का जो किस तरीके से आगे बढ़ती है आपका, किस माध्यम में, ठीक है, ध्वनि का जो चलने का जो तरीका है उसके आधार पर ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया आपका, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ध्वनि, ध्वनि का जो विशेषताएं हैं आपका, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम,
वेग, इसके बारे में बात करेंगे, फिर ध्वनि के रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 आपका मेजर टॉपिक है। एक आपका संचरण, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा एप्लीकेशन, और चौथा हियरिंग रेंज, और फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक और रिफ्लेक्शन। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आपका देखने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए ध्वनि का जो उत्पादन की बात है, अगर हम लोग बात करें आपका, ये आपका स्पीकर देख रहे हो किस तरीके से आपका ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि का जो उत्पादन होता है, बेसिकली ध्वनि का उत्पन्न क्यों होता है आपका, तो बेसिकली ध्वनि उत्पन्न होता है आपका कंपन से। ठीक है, कंपन, जैसे आप मान लीजिए कि आपका रस्सी देखते होंगे इस तरीके से, आपका ये रस्सी रहता है आपका इस तरीके से, यहाँ पे इस पे लेते हैं, ये आपका रस्सी है आपका, इसको जैसे ही आपका मान लीजिए इसमें आप खींच देंगे तो क्या होगा आपका, एक आपका वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा, और एक क्या होगा आपका वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा, और यहाँ पे इससे आपका क्या होगा कि साउंड का क्रिएट हो जाएगा आपका, मतलब किसी वस्तु को तेजी से बार बार इधर उधर चलने से क्या होता है आपका ध्वनि का उत्पन्न होता है आपका। इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर इंसान की बात करें, जो इंसान ध्वनि जो पैदा करता है, इंसान में ध्वनि किस कारण पैदा होता है आपका, इंसान के अंदर एक आपका वोकल कॉर्ड होता है, जिसकी वजह से मनुष्य में क्या होती है आपका ध्वनि पैदा होती है। कुछ यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें आपका ध्वनि पैदा होती है, जैसे तनी हुई डोरी या झिल्ली में कंपन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है साउंड क्रिएट होता है आपका। ठीक है, और जैसे हम एक जो आपका कम इधर उधर आपका कंपन करता हुआ आपका ट्यूनिंग फोर्क जो होता है, जो पानी के सतह पर तरंग क्या करता है आपका उत्पन्न करता है आपका, से पानी मान लीजिए पानी आपका रस्सी से फेंकिए चाहे पत्थर फेंकिए, क्या करेगा उसमें आवाज पैदा, साउंड पैदा 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 होगा आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखिए। बेसिकली इसमें आपको इतना याद रखना है कि ध्वनि पैदा तभी होती है जब क्या होता है डिस्टर्बेंस पैदा होती है। ठीक है, डिस्टर्बेंस के कारण ध्वनि का उत्पन्न होता है आपका। डिस्टर्बेंस मतलब आपका कंपन होती है, कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट इसमें आपका कि अभी हमने बताया आपको कि ध्वनि के पैदा होने के लिए, ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए जो है आपका एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मीडियम की आवश्यकता है। जैसे यहाँ से देखिए आपका लाउड स्पीकर से आपका ध्वनि निकल रही है आपका, तो यहाँ पे क्या आपका बहुत सारे आपका जो हमारा वायुमंडल है, इस पे आपका कण है, तो जैसे ही आपका साउंड बाहर आता है तो इन कणों के माध्यम से ही बाहर आपका वो आगे बढ़ पाता है। कणों में आपका टकराएगा, फिर आगे टकराएगा 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 टकराएगा, इस तरीके से करते हुए क्या होगा आपका ये साउंड आपका आगे बढ़ते जाएगा। कुछ दूर बाद क्या होगा कण आपका बिखर जाएंगे। ठीक है, और साउंड आपका यहाँ पे कुछ दूर जाके आपका क्या होगा आपको नहीं सुनाई देगा आपका। ठीक है, तो जहां तक कणों को आपको डिस्टर्ब करते रहेगा वहां तक आपका साउंड जा पाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है, तो हमने पहले बता दिया आपको कि ध्वनि तरंग क्या होती है, यांत्रिक तरंग होती है, इसीलिए तो इसको क्या आपका चलने के लिए आपका माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि तरंग क्या होती है आपका यांत्रिक तरंग होती है, जैसे हमने थोड़ा देर पहले बताया था आपको। एक मिनट, तरंग जो होता है आपका दो तरह की होती है आपका, एक यांत्रिक तरंग, एक अयांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग में क्या होती है आपका माध्यम की आवश्यकता होती है, और दूसरा है आपका अयांत्रिक तरंग, जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है आपका। ठीक है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो यांत्रिक तरंग का उदाहरण क्या आपका, जैसे ध्वनि हो गया आपका। अयांत्रिक तरंग का उदाहरण क्या हो गया आपका, प्रकाश हो गया आपका। जैसे ध्वनि को चलने के लिए आपका मीडियम की आवश्यकता होगी। ठीक है, चाहे वो आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, लेकिन आपका प्रकाश के लिए आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो जाएगा ही। इसके अलावा आपका ये मगर ये सब नहीं अवेलेबल है तो निर्वात में भी, वैक्यूम में भी क्या होगा आपका साउंड आपका ट्रैवल सॉरी लाइट आपका ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये आपका चार्ट याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आगे आपका अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है आपका वो लैंग्यूट्यूडनल होती है आपका। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे होती है वो क्या होती है आपका अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य कहने का मतलब क्या होता है, जैसे जो कंपन का जो दिशा होता है आपका, ठीक है, वही दिशा में आपका ट्रैवल करती है ध्वनि।
ठीक है, दोनों मतलब सेम दिशा में ट्रेवल करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। वैसे तरंगे जिसकी कंपन की दिशा, ठीक है, और जो तरंगों का कंपन का जो दिशा हो और संचरण की दिशा दोनों अगर सेम होता है, ठीक है, या समांतर होता है, सेम मतलब समांतर एक ही दिशा में होगा आपका, तो उस तरह के तरंगों को क्या कहते हैं, हम अनुदैर्ध्य तरंग। बेसिकली आप ये समझिए कि जब हम रस्सी को इस तरीके से उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं आपका, तो कंपन इस तरफ दिशा में बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ध्वनि भी क्या होगा, इसी दिशा में बढ़ेगी आपका, पैरेलल। तो इस तरह की जो तरंगे होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। और एक होती है आपका कि कंपन आपका, ठीक है, इधर हो रहा है आपका, और उसका जो साउंड है आपका माने उसका लंबवत हो जाए आपका, तो उस तरह के तरंग को क्या बोलते हैं हम लोग, उस तरह के तरंग को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स। ठीक है, तो अभी हम ट्रांसवर्स के बारे में बात नहीं करें, अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बात करें। तो याद रखिए इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन, देखिए यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस अभी बता रहे थे आपको कि माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होती है। मतलब जो यहाँ पे देख रहे होंगे आपके, ये जो एक तरह से स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग को हम लोग टांग रहे हैं आपका, या छोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, इसके इस तरफ आगे आगे बढ़ेगा आपका, ठीक है, और इसी तरफ आपका क्या होगा आपका, प्रोपगेशन होगा आपका, मतलब कण भी इस तरफ आपका ट्रैवल करेगा, और आपका जो इसका विस्थापन होगा आपका वो भी इस तरफ होगा दोनों। तो मतलब तरंग भी इस तरफ जाएगा आपका, और जो कण है आपके दोनों भी इसी तरफ जाएगा। तो इस तरह के जो तरंग होते हैं उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं आपका। ठीक है, एग्जाम्पल से आपने आपको समझा दिए। अब है आपका इसमें कि ध्वनि तरंग के कुछ गुण है आपका, जिसको अपने एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जैसे तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और आवर्तकाल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखिएगा। देखिए जब भी ध्वनि तरंगे आपका जाती है, इस ग्राफ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए आपका ध्वनि तरंग उत्पन्न हो तो आपका क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर आपका ये नीचे आएगा आपका, फिर आपका ऊपर जाएगा, फिर आपका नीचे आएगा। तो सबसे पहली बात की जो ऊपर वाला जो टर्म होता है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, या हिंदी में बोलते हैं इसको श्रिंग। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं गर्त, या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रफ। तो श्रिंग या गर्त, ठीक है, ये बोलते हैं आपका। अब ये भी आपका श्रिंग है, यहाँ पे भी एक श्रिंग है, फिर आगे श्रिंग है आपका, यहाँ पे एक आपका गर्त है, फिर यहाँ पे गर्त है आपका। ठीक है, तो दो जो कंजुगेट, दो लगातार जो श्रिंग होते हैं आपका, ठीक है, क्रेस्ट होते हैं, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, तरंग दैर्ध्य, उसको हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। दो श्रिंग या दो गर्त, दो लगातार श्रिंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपका, क्लियर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य किसको बोलते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य किसको बोलते हैं आपका, किसी भी ध्वनि के, ठीक है, ध्वनि के दो लगातार श्रिंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, या किसी ध्वनि के दो लगातार गर्त, यहाँ से यहाँ तक भी आपका होगा आपका, ये भी आपका क्या वेवलेंथ ही होगा, के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं लोग, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, तो एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या का क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मतलब हर्ट्ज होता है। इसका मतलब हुआ ये कि एक सेकंड में, कितना में आपका, एक सेकंड में ध्वनि कितनी बार, ठीक है, मतलब कितनी बार रिपीट होती है। जैसे यहां से देखो, यहां से शुरू हुआ आपका, यहां से ऊपर देखिए, तो ऐसे ही हो रहा है। जैसे यहाँ हुआ आपका, यहाँ से गैप से आया, और यहाँ से फिर आपका आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, एक आपका चक्र, एक साइकिल आपका पूरा हो गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ से आपका यहाँ तक आया, ठीक है, तो फिर आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया आपका, समझ रहे हैं आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका एक साइकिल का ध्वनि कंप्लीट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। तो एक सेकंड में कितना चक्र पूरा किया, दो चक्र। तो इस ध्वनि का जो है आपका, जो ग्राफ जो दिया हुआ, इस ध्वनि का जो है आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 2 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितना चक्र, ठीक है, कितना साइकिल कंप्लीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और आवर्तकाल क्या होता है, एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय। ठीक है, एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय। ठीक है, मतलब यहां से देखिए यहाँ तक में एक साइकिल कंप्लीट हुआ था, ध्वनि को यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ, मतलब ध्वनि यहाँ से चला और फिर यहाँ आने में जितना समय जो लगता है, उसे बोलते हैं लोग आवर्तकाल। क्या बोलते हैं उसको,
आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। टी इक्वल टू क्या होता है आपका 1/f फ्रीक्वेंसी होता है आपका, ठीक है भी। तो इसको भी आपको याद रखिएगा। चलिए ये समझ में आ गया होगा, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और आवर्तकाल आसान था, हमें बता दिया, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखिएगा जो हमने भी बताया आपका। अगर वहां समझ में तो फिर से एक बार हम ग्राफ बना देते हैं आपका। अब देखिए ग्राफ थोड़ा सा सही बना नहीं, अब ये देखिए आपका ग्राफ है आपका, ठीक है। तो इस इन सारे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे आपका, थोड़ा देर से पहले समझे आपका, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, इसको सी से डिनोट कर रहे हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं लोग ट्रम्प गर्त, इसको हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो सी सी दो लगातार सी जो होता है आपका, ठीक है, इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो लगातार सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं आपका। उसी तरह से नीचे भी में भी होगा आपका, दो आपका टी के बीच की दूरी को क्या बोले हम लोग वेवलेंथ लैम्डा बोलते हैं, इसको लैम्डा से हम लोग वेवलेंथ को सूचित करते हैं। और फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं थोड़ा देर पहले बताया आपके, एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में जितनी आपका दोलन कंप्लीट होता है, एक साइकिल जितना दोलन कंप्लीट होता है, दोलन कहने का मतलब कि एक साइकिल, जैसे वेव यहाँ से शुरू हुआ और ये आपका यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे एक यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आ गया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया आपका। तो ऐसे ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट होंगे आपका, तो ऐसे ऐसे आपका एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक दो साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका तीन साइकिल, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आपका तीन है, यानी कि 3 हर्ट्ज है आपका, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं। अब इसमें था टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। तो एक दोलन मतलब कि यहाँ से शुरू हुआ था फिर से यहाँ पे आपका एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो आपका क्या करता है टाइम कहलाता है। इसको बोलता है 1/f, यानी कि 1 जो फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति होता है वो होता है आपका। इतना चीज इसमें याद रखिए। अब ध्वनि कुछ और गुण है, जैसे आयाम हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, आपका वेग हो गया। आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, जो किसी भी आपका वेव में जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर या नीचे, यहाँ पे स्ट्रिंग है आपका, यहाँ पे गर्त है आपका, तो मैं ऊपर या नीचे का जो जो भी यहाँ पे भी ऐसे भी ले सकते हैं इसको आप। ये जो डिस्टेंस होती है ना, यही क्या होती है आपका एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड से किसी भी ध्वनि की क्या होती है आपका लाउडनेस मतलब डिसाइड होता है, हम लोग कितना जोर से बोल रहे हैं, कितना, जैसे एक हम लोग धीरे बोले बेग बेग, तो क्या आपका बेग जोर से बोले तो उसका लाउडनेस ज्यादा है, धीरे बोले उसका लाउडनेस क्या है कम है। तो ये किस पर डिपेंड करता है आपका, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड आपका ये हो गया। वेग, वेग क्या होता है आपका एक संपीड़न या विरलन द्वारा एकांक समय में, ठीक है, एक संपीड़न या विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इक्वल टू फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखिएगा कि वेग का फार्मूला क्या होता है तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति, ठीक है। तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति को क्या बोलते हैं हम लोग वेग बोलते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति को क्या बोलते हैं हम लोग वेग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका, जरूर इसको आप याद रखिएगा। अब लोग थोड़ा सा ध्वनि के वेग पर चाल पर बात करेंगे हम लोग। चलिए ये हो गया आपका। तो ध्वनि का वेग इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आपका बनता है कि वेग अगर जब भी निकालना हो तो क्या होगा आपका आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य मतलब कि लैम्डा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। वेग को अगर हम लोग भी से डिनोट करें
तो एफ इंटू लैम्डा क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात आपका कि कुछ माध्यम में ध्वनि की चाल जो होता है ना आपको, क्या है, कुछ माध्यम में ध्वनि की चाल आपको याद रखना होगा आपका। जैसे सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है आपका, सॉलिड में होगी। उसके बाद आपका लिक्विड में होता है। और सबसे कम ध्वनि की चाल किसमें होता है आपका, गैस में होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चीजें जैसे एल्यूमिनियम हो गया आपका, निकेल हो गया आपका, ठीक है, एक आपका आयरन हो गया आपका, इस सब में आपका पूछा जाता है कि चाल क्या होती है आपका। ठीक है। इसके अलावा आपका जो जल होता है आपका, समुद्री जल यहाँ पे लिख लीजिए सी वाला, उसमें आपका ध्वनि की चाल कितनी होती है आपका। ठीक है। तो कुछ याद रखिए, एग्जाम से पूछ लिया जाता है बड़ा हट्टी। जैसे एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 होती है आपका। निकल में कितना होता है आपका, 60-140 के आसपास होती है। और आयरन में ध्वनि की चाल आपका लगभग 60-100 होती है आपका। ठीक है, 6000 होती है आपका। और समुद्री जल में आपका कितना होता है, 1530 होता है आपका। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखिए। जनरली वायु में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये भी याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे आपका तारत्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग आपका, तारत्व के बारे में बात करेंगे और लाउडनेस के बारे में बात करेंगे। जैसे तारत्व सिंपल ये समझिए आप कि किसी की आवाज का जो मिठास होती है ना, मिठास या पतलापन, वो तारत्व की वजह से होती है। और तारत्व जो है डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। जैसे आप कॉमन भाषा में अगर बात करें तो आप सुनो कि लड़कियों की आवाज क्या होती है आपका, मीठी होती है। मीठी करने का मतलब कि उसका तारत्व क्या है आपका, उच्च है। क्या आपका उच्च तारत्व है, मतलब उसका पिच जो है, लड़की की आवाज का जो पिच होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। पिच ज्यादा मतलब कि लड़की की आवाज का फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपका, ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने का मतलब क्या आपका, एक सेकंड में उनका जो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है आपका, एक सेकंड में जो मतलब साइकिल कंप्लीट करती है वो ज्यादा कंप्लीट करती है। ठीक है। तो सिंपल इस समझिए आपका कि पिच जो होता है, पिच जो है हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई पिच, अगर हाई पिच होगा तो उसका जो साउंड का जो लाउडनेस होगा वो भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा आपका। समझ रहे बात को, मतलब पिच डिसाइड किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से होता है। और पिच से डिसाइड क्या होता है, साउंड का आपका क्या डिसाइड होता है आपका, पिच डिसाइड होता है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही उस साउंड का क्या होगा आपका, पिच होगा, तारत्व होगा। और जितना ज्यादा तारत्व होगा उतना ही वो आवाज क्या होगी, पतली होगी, मीठी होगी। और जितना ज्यादा तारत्व कम होगा वो आवाज उतना आपका फटल बांस जैसा होगा, मोटा आवाज होगा आपकी। ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए कॉमन भाषा में ये चीज। अब नेक्स्ट आपका प्रबलता, लाउडनेस। तो लाउडनेस टोटली डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। किस पर डिपेंड करता है आपका, एम्पलीट्यूड पर। थोड़ा देर पहले एम्पलीट्यूड बताए थे। ये जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है आपका। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही आवाज क्या होगा, उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, तेज होगा आपका। ठीक है। प्रबल होगा आपका। ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि प्रबलता किससे जुड़ता है आपका, आयाम से, एम्पलीट्यूड से। और फ्रीक्वेंसी किससे जुड़ता है आपका, पिच से। तो ये चीज आपको याद रखिए, एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। पिच किससे संबंधित है आपका, फ्रीक्वेंसी से। और जो लाउडनेस है आपका, एक किससे संबंधित है आपका, तो एम्पलीट्यूड से। ठीक है। पिच आपका फ्रीक्वेंसी से, और लाउडनेस किस पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ठीक है। पिच अगर हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हाई होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तभी पिच आपका हाई होगा। और पिच हाई होगा इसका मतलब कि जो आवाज होगी, जो आवाज होगी पतली होगी। क्या होगी, आवाज पतली होगी, मीठी होगी। ठीक है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा होगा तो लाउडनेस क्या होगा आपका, ज्यादा होगा आपका। ये भी चीज अभी याद रखिएगा।
अब नेक्स्ट है, ये चीज हमने बता ही दिया आपका कि एल्युमिनियम में कितना होता है, ध्वनि की चाल 64 से 20 होता है, समुद्री जल में आपका 1530 होता है, और आपका जनरली जो वायु में जो ध्वनि की चाल होता है कितना होता है आपका 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि ठोस में सबसे ज्यादा होती है, आपका गैस में सबसे कम होती है आपका ध्वनि की चाल। ध्वनि पर ताप के प्रभाव की बात करें तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है सर बता सकते हैं, कितना बढ़ जाती है बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, बताइए आप लोग। एक मिनट। तो हाँ, यहाँ पे हम लिखते हैं ध्वनि की चाल तापमान का प्रभाव, सही नहीं लिखा रहा है ना? क्या हैंड राइटिंग गंदा बैठ रहा है। ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव, तो ध्वनि की चाल जो है आपका तापमान पर डिपेंड करता है। जैसे ही हम लोग माध्यम के तापमान, ठीक है, जैसे ही हम लोग मीडियम की तापमान को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ध्वनि की चाल क्या होती है, तो बढ़ जाती है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर माध्यम का ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल में कितना वृद्धि होती है आपका 0.61, ठीक है, मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल पर होती है, बढ़ जाती है। इस चीज को आपको याद रखिएगा, इस चीज को आपको याद रखना, एग्जाम से आपको पूछा जाता है। इसके अलावा जो है आपका ध्वनि की चाल जो है आपका ध्वनि की चाल जो है आपका घनत्व पर भी डिपेंड करता है, घनत्व पर भी डिपेंड करता है, आर्द्रता पर भी डिपेंड करता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादा आर्द्रता होगी तो क्या होगा, ध्वनि की चाल आपका उस समय ज्यादा होगी। जैसे आप बरसात के दिनों में देखते होंगे कि जो ध्वनि है आपका ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती है, ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका आर्द्रता क्या होती है आपका ज्यादा रहती है आपका, इसलिए ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाती है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे आप, ठीक है कि नहीं? चलिए, बाकी चीज हमने कवर कर दिया। आगे है सर आपका ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत इजी है आपका, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आपका। जो लाइट में पड़े आपका कि कोई मीडियम, कोई आपका साउंड इधर से आ रही है आपका ऐसे, और यहाँ आपका टकराया आपका ऐसे निकल जाएगा। और यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा आपका, बराबर होगा आपका, I = R होगा आपका। आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप मेगाफोन किस पे काम करता है, ध्वनि के परिवर्तन पर। स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है आपका, ध्वनि के परिवर्तन पर। स्टेथोस्कोप डॉक्टर लोग को देखते होंगे, आपका आला लगाता है आपका ऐसे और सुनता है आपका आवाज। तो ये चीज हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका प्रतिध्वनि अनुरणन, इको और रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन जो होता है आपका और जो इको होता है, इको क्या होता है आपका, इको बताइए क्या होता है आपका, बताइए फटाफट, इको क्या होता है? तो देखिए, इको के इसको बोलते हैं जब हम लोग कोई आवाज को निकालते हैं, ठीक है, बोलते हैं, तो आपका रूम में चले जाइए आप, ठीक है, या कोई ऐसी जगह पे जाइए आपका जहाँ पे आवाज आपका इको होता है, तो आवाज किसी सोर्स से टकराएगी आपका, फिर आपका क्या होगा, आपको आपके पास आएगी। तो यहाँ से आपका यहाँ गया, अब फिर से आपका है, तो ध्वनि को टकराकर दोबारा सुनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं आपका, प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ध्वनि जब भी जाती है उससे रास्ते में किसी से टकराएगी फिर वापस आएगी, तो जो वापस आती है उसको क्या बोलेंगे, प्रतिध्वनि बोलते हैं, इको बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। और इको जो होता है आपका, उसका समांतराल कितना होता है, 1/10 सेकंड, ठीक है, 1/10 सेकंड। इको सुनने के लिए कुल दूरी आना जाना में आपका कम से कम न्यूनतम दूरी, इको तभी आपका महसूस होगा, आपका सुन पाएंगे जब न्यूनतम दूरी जो सोर्स और जो अवरोधक है, ठीक है, जिससे टकरा रहा है आवाज, दोनों के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होना चाहिए आपका, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूनतम दूरी। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। दूसरी बात की आपका जो रिवर्बरेशन की बात है, अनुरणन की बात है, तो ये क्या होता है आपका, जैसे हम कहीं पर वैसे जगह पे जाते हैं आपका,
रूम वगैरह में आपका, तो आप जोर से आप एक बार आवाज को बोल दीजिए, तो आवाज थोड़ी देर तक गूंजेगा आपका, ठीक है। बार बार एक दीवार, जैसे ये आपका दीवार है, मान यहाँ से टकराया आपका आवाज, ठीक है, फिर आपका यहाँ टकराया, फिर आपका यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो इस तरीके से टकरा टकरा कर बार कई कुछ देर तक गूंजता आवाज, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्बरेशन बोलते हैं आपका, ठीक है। बार बार परिवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्वत परसिस्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्बरेशन बोलते हैं, अनुरणन बोलते हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अवसरवता का परिसर आ गया आपका, ठीक है। साउंड को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं आपका, जैसे अवसरव, कुछ श्रव ध्वनि होता है, प्रस्रव ध्वनि होता है। अवसरव ध्वनि किसको बोलते हैं, जो 0 से लेकर जो 20 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपका अवसरव ध्वनि। जिसको कौन सुनता है आपका, कौन सुनता है आपका बताइए, मछली, मछली का फोटो दिख रहा है आपके यहाँ। और श्रव्य ध्वनि जो हम लोग सुनते हैं ऑडिएबल होता है इंसान के कानों के लिए आपका 20 से 20,000 के बीच। अब 20,000 से ऊपर के जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि होती है, जिसको कुत्ता, चमगादड़ सब सुन सकते हैं। तो भी आपको इसको याद रखिएगा। और इसमें ये चीज हो गया आपका। पराश्रव्य तरंगे की कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है। जो पराश्रव्य जो ध्वनि होती है आपका, प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग, ये प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला आपका कि जो कीमती जो कपड़े होते हैं, ठीक है, कपड़ा सफाई में आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एरोप्लेन होता है आपका, उसके पार्ट पुर्जे को साफ करने में प्रयोग होता है आपका। इसके अलावा आपका अल्ट्रा साउंड होता है, उसमें भी आपका प्रयोग होता है आपका। इसके अलावा जो ईसीजी होता है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है प्रस्रव ध्वनि का, ठीक है। इसके बाद सोनोग्राफी में प्रयोग होता है आपका। तीसरा आपका अगर बात करें इसमें हम लोग, तो कीड़ों को नष्ट करने में, ठीक है, किल इंसेक्ट, कीड़ों को नष्ट करने में आपका प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग होता है। तो भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। देखिए यहाँ पे देख दिया आपका स्लाइड में कि जो परा ध्वनि है आपका, ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्लीनिंग में करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा दोषों का पता लगाने में आपका भी हम लोग फ्लो, जो फ्लॉ डिटेक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं आपका प्रयोग करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना आपका, ये रेल में आप देखिएगा, रेल में क्रैक्स वगैरह का पता करने में भी आपका एक रेलवे ट्रैक पे मशीन चलती है, ठीक है, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है आपका। प्रसरण तरंगे का प्रयोग करते हैं क्या, रेलवे में, रेलवे ट्रैक में अगर किसी तरह का माइनर आपका जो क्रैक आ जाता है उसको डिटेक्ट किया जाता है आपका, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड रहता है आपका, तो इस चीज को भी आपको याद रखिएगा। इसके अलावा आपका अभी बताई दिया आपका कि ईसीजी में आपका, अल्ट्रासोनोग्राफी में आपका, लिथोट्रिप्सी में आपका, शल्य चिकित्सा में आपका, गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए, आंतरिक अंगों और भ्रूण की जांच में आपका, हृदय का प्रतिबिंब बनाने में आपका, सब जगह आपका परस्पर ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे आप। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा था आपका, क्या बताते हैं आपका, बेग वाला आपका, बेग इक्वल टू क्या होगा आपका, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। इस चीज को याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपका। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस पर हम लोग कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट एमसी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक बार आप जो पढ़े वो रिवाइज हो जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है, बताइए जब मैंने पढ़ाया आपका, फटाफट क्या आंसर होगा आपका। ध्वनि तरंगे प्रकृति में कैसी होती है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है हमारे। ध्वनि तरंगे प्रकृति में कैसी होती है आपका, कौन तरंगे होती है, अभी पढ़ाया आपको।
ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए आपका कि ध्वनि संपीड़न जिसको कंप्रेशन बोलते हैं और विरलन जिसको रेयरफैक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो के रूप में संचरित होते हैं। इन तरंगों में माध्यम कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होती है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग क्या आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है, आपका ठोस सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल कर सकती है, निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि आपका ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए क्या होती है, आपका मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए क्या होती है, आपका मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, पढ़ा चुके हैं आपको। इसके यांत्रिक तरंग वो होती है जिनके संचालन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, जल, स्टील आदि, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस में आपका ध्वनि ट्रेवल कर सकती है, लेकिन आपका निर्वात वैक्यूम में आपका ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सामान्यतः ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है, हवा में, जल में, ठोस में या वैक्यूम में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, आपका सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड में आपका एल्यूमिनियम में कहता है ध्वनि की चाल आपका 3420, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया हमने आपको। हैंड राइटिंग तो अच्छा नहीं लिखा, कितना होता है 6420, तो इस चीज की याद रखिएगा। समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है आपका 1530 मीटर पर सेकंड। वायु में कितनी होता है आपका 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। देखिए हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका एल्यूमिनियम देखिए 6420, जल में 1530, हवा में आपका 346 लिखा हुआ है आपका, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ध्वनि का तरत्व पिच किस पर निर्भर करता है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले काफी डिटेल्स में आपको समझाया कि ध्वनि का पिच किस पर डिपेंड करता है, आपका आवृत्ति पर। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और आयाम किस पर डिपेंड, आयाम पर क्या डिपेंड करता है, आपका लाउडनेस, ध्वनि का लाउडनेस आयाम पर डिपेंड करता है। और ध्वनि का तरत्व पिच किस पर डिपेंड करता है, आपका आवृत्ति पर, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, ध्वनि का तरत्व उसकी आवृत्ति से ज्ञात होता है। उच्च आवृत्ति मतलब उच्च तरत्व, हाई पिच, ठीक है। और हाई पिच मतलब बताइए, आवाज क्या होगा आपका, पतला होगा आपका, हाई फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस मूलतः किससे निर्धारित होती है, आपका तो एम्पलीट्यूड से। ध्वनि की प्रबलता किससे निर्धारित होती है, आपका एम्पलीट्यूड से होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ध्वनि की प्रबलता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। अधिक आयाम मतलब अधिक प्रबल ध्वनि, ठीक है। इसमें देखिए एम्पलीट्यूड क्या छोटा छोटा है आपका, यह एम्पलीट्यूड देखिए कितना बड़ा बड़ा है आपका, तो ये आपका इसका ध्वनि क्या होगा, आपका इसकी प्रबलता का ज्यादा हो गया, इसकी प्रबलता आपका कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की चाल जिसको भी तरंग दैर्ध्य लैम्डा आवृत्ति, ठीक है, कि आवृत्ति को इस तरीके दोनों आपका भी टाइपिंग अगर आपका, ठीक है, जिस तरीके से के बीच का सही संबंध क्या आपका, तो ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है, ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है सर आपका आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच की कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए, तो 0.1 सेकंड, मतलब 1/10 सेकंड, ठीक है। 0.1 सेकंड ऑप्शन नंबर 2 में आपका। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संरचना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए अवरोधक से परावर्तित ध्वनि को कम से कम 0.1 सेकंड के बाद कानों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। और कितनी दूरी होना चाहिए आपका, तो दूरी होना चाहिए आपका 17.2 मीटर मिनिमम, इतना मिनिमम दूरी होना चाहिए साउंड और अवरोधक के बीच, तभी आपका इको सुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर आपका 8, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्यता परिसर कितनी है आपका, ध्वनि का वजन बताया आपका 20 से 20,000, 20 से आपका 20,000, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका स्पेक्ट्रम बताए ना आपका, ऐसे ऐसे 0, 20, ठीक है, और 20 के,
और यहाँ पे और ऊपर में मान लीजिए आपका कुछ भी 0 से बीच को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, और 20 से 20,000 के बीच की क्या होता है, ऑडिएबल साउंड होता है जो हम लोग सुन पाते हैं आपका। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वही क्वेश्चन आ गया। 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहा जाता है, पराश्रव्य या पराध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अल्ट्रासोनिक वेव आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड होता है, इसको चमगादड़, यहाँ फिगर देखिए आपका चमगादड़ इसको सुन सकता है। ठीक है, और 20,000 से कम का जो साउंड होता है आपका, जिसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, औसतरंग तरंग ध्वनि, उसको कौन सुन सकता है आपका, हाथी। कौन सुन सकता है, हाथी। तो इंपॉर्टेंट चमगादड़ और हाथी में अंतर क्या आपका, कि हाथी आपका 20 जो हर्ट्ज से नीचे का साउंड को सुन सकती है, जबकि चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड को सुन सकते हैं इंसान दोनों के बीच में। नेक्स्ट आपका धातु के ब्लॉकों में दरार का पता लगाने और इकोकार्डियोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ईसीजी में किस तरह का प्रयोग किया जाता है। वही बताया आपको, ईसीजी हो, अल्ट्रासाउंड हो, इन सब में क्या किया जाता है आपका, पराध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्ट्रासोनिक वेव। ये आपको देखिए आपका थोड़ा देर पहले हमने समझा होगा कि रेलवे की जो पटरियां होती है उससे माइनर क्रैक आ जाते हैं, तो उसको पता लगाने के लिए इस पे मशीन चलाया जाता है। ठीक है, वो मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है आपका, तो वो जो कार्य करता है आपका पराश्रव्य तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें भी आपका प्रयोग होता है। इसके अलावा ईसीजी वगैरह सब में आपका परस जो श्रव्य ध्वनि है उसी का प्रयोग करके प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये था मेरा सेशन आपका ध्वनि पर। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपका, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।